Good morning, students. Today we will start again our class with the chapter 7 and the last topic 6 and 7. The heading of the chapter is the topic is dislocation, bones and joints injuries. The first topic is dislocation means अस्थि और जोड़ों की क्षतियाँ, यानी कि हड्डियों और जोड़ों में हमारे जो अलग अलग तरह की जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डिसलोकेशन मीन्स विस्थापन या हड्डी का खिसकना या सरकना अपनी जगह से। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक। डिसलोकेशन इज एन इंजरी Dislocation is an injury to joint in which adjoining bones are displaced from their normal position. विस्थापन, जिसे हम डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं, हड्डी खिसकने के नाम से जानते हैं, तो विस्थापन अथवा अस्थि सरकना वह एक क्षति कहलाती है जिसमें जोड़ों, जिसे हम जॉइंट कहते हैं, में सम्मिलित जो हड्डियां होती है अपने सामान्य स्थान से खिसक जाती हैं या हट जाती है। Ligaments that bind the joints also get injured in a dislocation. डिसलोकेशन में जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो जकड़ कर रखने वाले लिगामेंट्स भी प्रायः इंजर्ड हो जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सेकंड है फ्रैक्चर ऑल्सो ऑक्योर फ्रिक्वेंटली विद द डिसलोकेशन इंजरी टू द लिगामेंट्स इन ए डिसलोकेशन इज कॉल्ड द लिगामेंट स्प्रेन। डिसलोकेशन में प्रायः हमारी हड्डियां जो है वो टूट जाती हैं और जो डिसलोकेशन के समय लिगामेंट्स की क्षति को या लिगामेंट्स की जो इंजरीज है उनको लिगामेंट्स स्प्रेन के नाम से हम जानते हैं। थर्ड है शोल्डर, एल्बो, थंब एंड फिंगर जॉइंट्स गेट डिसलोकेटेड फ्रिक्वेंटली। खेल कूद में प्रायः कंधे, कोहनी, घुटने और हाथ पैर के अंगूठे या उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं उन्हीं में डिसलोकेशन की घटनाएं होती रहती हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स। सीवियर पेन ओवर द जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट्स हैं उनके अंदर बहुत तीव्र पीड़ा होती है। सेकेंड है स्वेलिंग एट द जॉइंट में बी विजिबल, जोड़ पर सूजन आना जो कि हम देख सकते हैं बाहरी तौर पर। एंड इनएबिलिटी टू मूव द जॉइंट्स इजीली, जोड़ की जो गतिविधि है सुविधापूर्वक नहीं कर पाना, यानी जो जॉइंट हमारे काम कर रहे होते हैं इजीली वो इजीली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। डिफॉर्मिटी इन द शेप ऑफ ए जॉइंट, और जोड़ के जो आकार है उनमें परिवर्तन आ जाता है या जॉइंट्स हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं। नाउ द फर्स्ट एड एंड जनरल ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसलोकेशन। तो डोंट ट्राई टू एडजस्ट द डिसलोकेशन बाय द योरसेल्फ। जो डिसलोकेशन वाली जो हड्डियां हैं वह स्वयं समायोजित करने का प्रयास न करें, यानी जो डिसलोकेट हो गई हड्डी उसको आप स्वयं करेक्ट करने का प्रयास न करें। सपोर्ट द लिम्ब बाय यूजिंग सम क्वेश्चंस और पैडिंग, अंग को या बॉडी पार्ट को आराम की स्थिति में किसी गद्दे या आदि का प्रयोग करके स्थिर कर लें, लेकिन इसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। लेट द इंजर्ड पर्सन सिट ऑन अ चेयर और लाई ऑन अ बेड इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, क्षतिग्रस्त व्यक्ति को आराम की अवस्था में कुर्सी पर बिठा दें और पलंग पर लिटा दें। कीप द पर्सन वार्म, व्यक्ति को गर्म रखें। गेट प्रॉपर मेडिकल एड एज सुन एज पॉसिबल, शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सहायता प्राप्त करें या डॉक्टर की एडवाइस लें। जॉइंट इंजर्स एंड डिसलोकेशन आर ऑफन ए वेरी complicated affair, therefore these should not be taken lightly। तो कहना क्षति होने के 6 घंटे के भीतर हमें चिकित्सक के द्वारा अस्थियों का समायोजन करवा लेना चाहिए या जो डिसलोकेट हुई हड्डियाँ उनको हमें तुरंत अपनी यथास्थिति में रखवा लेना चाहिए। चिकित्सक जो डॉक्टर है उसकी अनुमति के बिना या परमिशन के पश्चात ही जब सहायता पट्टी की आवश्यकता ना हो तो उसे सुझाए गए स्थान पर हमें व्यायाम नित्य करने की चाहिए।
जॉइंट इंजर और डिसलोकेशन आर ऑफन ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर। जो जॉइंट जो हमारे जोड़ों में और जो हड्डियाँ खिसकने का, दोनों के दोनों जो केसेस होते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। देयर फॉर दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली, इसलिए हमें इन चीज़ों को बहुत आसानी से या बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट बी, दैट इज़ अ फ्रैक्चर, जिसे हम कहते हैं हड्डियों का टूट जाना या अस्थि का टूट जाना। हिंदी में हड्डी को अस्थि भी कहते हैं। इंजरी टू ए बोन में रिजल्ट इन ए डेवलपमेंट ऑफ ए क्रैक इन बोन और ब्रेकिंग अप ऑफ द बोन। व्हेन ए बोन क्रैक और ब्रेक इट इज़ टर्म एज फ्रैक्चर। हड्डी का टूट जाना या उसमें दरार पड़ जाना को हम फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। जब किसी हड्डी में दरार पड़ जाए अथवा वह टूट जाए तो उसे फ्रैक्चर अथवा अस्थिभंग भी कहते हैं। द फ्रैक्चर में भी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो हड्डियां हैं या अस्थिभंग के नाम से जानते हैं हम इसको को निम्न प्रकार से या निम्न श्रेणियों में बांटा गया है कि हड्डियां हमारी किन की तरीक़ों से टूटती हैं। फर्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसे हम हरी डंडी समान टूट के नाम से जानते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द बोन में डेवलप अ क्रैक and the bend without the breaking completely, and such fracture often take place in children when the bones are soft. You can see on the figure number 7.7. फर्स्ट टॉपिक है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसे हरी डंडी समान टूट के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार की टूट में जो हड्डी में दरार आ जाती है अथवा हड्डी मुड़ जाती है, परंतु इसके टुकड़े नहीं होते। इस प्रकार की टूट प्राय बच्चों में होती है, या इस तरह की जो हड्डियां हो वो टूटने का जो कारण होता है वो बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि उस समय उनकी जो हड्डियां हैं वो कोमल होती हैं, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं 7.7 में। नाउ द सेकंड इज कम्युनेटेड फ्रैक्चर, जिसे हम विदली टूट के नाम से जानते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर ए बोन इज ब्रोकन एट मोर देन वन प्लेस। इस प्रकार की जब हड्डी टूट है, इसमें हड्डी एक से अधिक स्थानों से टूट जाती है, जो कि हम फोटो नंबर 7.8 में देख सकते हैं। थर्ड है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द ब्रोकन एंड ऑफ द बोन आर ड्राइवन इनटू ईच अदर। इस प्रकार के हड्डी टूटने में टूटी हुई हड्डियों के जो किनारे हैं वो एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। नाउ द फोर्थ ऑब्लिक फ्रैक्चर, जिसे हम तिरछा अस्थिभंग के नाम से जानते हैं। एन ऑब्लिक फ्रैक्चर is an relatively common fracture in which the bone breaks diagonally. An oblique fracture tend to occur on the longer bones like the femur or tibia. You can see on the figure number 7.10. ओब्लिक का मतलब तिरछी हड्डी टूटना। यह एक सामान्य प्रकार की हड्डी टूटना होती है या अस्थिभंग है, जिसमें अस्थिर होकर टूटकर तिरछी हो जाती है, जिसमें कि हड्डी जो है वो टूटकर तिरछी हो जाती है। तिरछी हड्डी जो टूटने का है वो लंबी अस्थियों जैसे फीमर और टीबिया में होने की संभावना अधिक होती है। जो तिरछी हड्डियाँ टूटती है वो फीमर और टीबिया में अधिक टूटना पाई गई है। यू कैन सी द फिगर नंबर 9.6 7.10. Now the next is ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जिसे आड़ी तिरछी हड्डी टूटने के नाम से हम इसे जानते हैं। इट इज़ अ फ्रैक्चर इन विच द बोन इज कम्प्लीटली ब्रोकन इन ए मैनर दैट इज द परपेंडिकुलर टू द वे एंड द बोन रन्स। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम अ डायरेक्ट ब्लो बट कैन ऑल्सो समटाइम्स occur due to the respected fracture at the same places. इस प्रकार के अस्थिभंग में अस्थि पूरी तरह से टूटकर 90 डिग्री के कोण में मुड़ जाती है। किसी चीज़ से सीधी टक्कर लगने या दुर्घटना अथवा एक ही स्थान पर बार बार हड्डी भंग होने से या हड्डी टूटने होने पर आड़ा तिरछा अस्थिभंग हो सकता है। यानी बार बार एक ही जगह अगर हमारा फ्रैक्चर होता है तो उस जगह आड़ी तिरछी
चोट लगने की संभावना होती है, आड़ी तिरछी हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। नाउ द स्ट्रेस एंड लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर जिसे हम दबाव अस्थिभंग के नाम से जानते हैं, जो किसी प्रेशर के कारण टूटती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर इज अ फैटिक induced fracture of the bone caused by the repeated stress over time। दबाव अस्थिभंग जिसे कहते हैं, अस्थि पर लगातार दबाव के कारण होता है। अस्थि हम यहाँ हड्डी को कह रहे हैं, हड्डी पर लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से इस तरह का फ्रैक्चर होता है। इसे हेयर लाइन अस्थिभंग भी कहा जाता है, यानी हेयर लाइन हड्डी टूटना भी कहा जाता है। इस प्रकार के हड्डी टूट में चटाक की ध्वनि के साथ अस्थि में दरार पड़ जाती है। इस प्रकार का जो बोन फ्रैक्चर होता है, मांसपेशियों या मसल्स और जो हड्डियां हैं के अत्यधिक उपयोग के कारण होता है। ये हमारे मसल्स को और हमारे जो बोन्स को आवश्यकता से अधिक काम में लेने की वजह से या अधिक स्ट्रेस की वजह से वो इस प्रकार का फ्रैक्चर पाया जाता है। नाउ द सिम्टम्स ऑफ दिस फ्रैक्चर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस फ्रैक्चर। सीवियर पेन एट द पॉइंट वेयर द फ्रैक्चर इज सस्पेक्टेड। संभावित अस्थि टूट वाले स्थान पर तीव्र पीड़ा का अनुभव होना, यानी जहाँ पर हड्डी टूटी है उस जगह हमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना। सेकेंड है द प्लेस ऑफ इंजरी इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच एंड इवन स्लाइट प्रेशर कॉजेज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। जो क्षतिग्रस्त स्थान है या जहाँ पर की हड्डी फ्रैक्चर हुई है उसको हल्के से छूने पर भी बहुत तेज़ पीड़ा होती है, बहुत तेज़ दर्द होता है। नाउ द स्वेलिंग अराउंड द सस्पेक्टेड फ्रैक्चर पॉइंट। जिस स्थान पर फ्रैक्चर हुआ है उस स्थान पर सूजन आ जाती है या सूजन दिखाई देने लगती है। फोर्थ, लॉस ऑफ पावर, वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग एट द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। अस्थि टूट वाले या हड्डी टूटने वाले स्थान पर रक्तहीन होना, उस स्थान पर दुर्बलता अनुभव करना, यहाँ पर वहाँ पर कंपन होना। इरेगुलरिटी में बी फेल्ट इन द बोन ऑन टचिंग। छूने पर हड्डी टूट वाला स्थान असामान्य सा लगता है। इनएबिलिटी टू परफॉर्म नेचुरल मूवमेंट्स बाय द अफेक्टेड पार्ट। प्रभावित अंग में स्वाभाविक गति ना हो पाना, यानी कि वो जो नेचुरल वर्क करता है वो भी नहीं कर पा रहा है। डिफॉर्मिटी ऑफ लिम्ब कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ इट्स नेचुरल शेप एंड द comparisons with other normal body parts can help in डिटेक्टिंग फ्रैक्चर। अंग के आकार में परिवर्तन का आ जाना प्रभावित अंग की या प्रभावित बॉडी पार्ट की या इफेक्टेड बॉडी पार्ट की सामान्य अंग से तुलना करके इस आशंका की पुष्टि की जा सकती है। यानी कि इफेक्टेड पार्ट जो है वो उसका हम जो किसी का अच्छे से वर्क कर रहा है बॉडी पार्ट वो वाला, उससे हम उसकी तुलना करके अपने आप को इसकी आशंका की पुष्टि कर सकते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नाउ द फर्स्ट एड एंड जनरल ट्रीटमेंट। फर्स्ट, स्टडी द इंजर्ड पार्ट विद सम सपोर्ट्स टू प्रिवेंट एनी फर्दर deteriorations. This become more important if there is some wound or bleeding. क्षतिग्रस्त अंग को या जो पार्ट फ्रैक्चर हुआ है वो किसी प्रकार का सहारा देकर स्थिर कर लें जिससे कि क्षति और अधिक ना हो या वो फ्रैक्चर और अधिक ना बढ़े। ऐसा करना तब और भी आवश्यक हो जाता है जब जो इफेक्टेड पार्ट है का स्थान से रक्तस्राव होने लगे, यानी कि वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए। इमोबिलाइज द फ्रैक्चर बाय यूजिंग बैंडेज एंड स्प्लिंट्स। किसी पट्टी या खपच्ची के प्रयोग करके अस्थि को या हड्डी की टूट को अचल कर दें, यानी कि जहाँ से हड्डी टूटी है उसको स्थिर करने के लिए हम किसी खपच्ची या किसी पट्टी का सहारा ले सकते हैं। एंड द बैंडेज शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। पट्टी अस्थि टूट की स्थान पर नहीं करनी है, यानी कि जहाँ पर हड्डी टूटी है उस जगह पर आपको पट्टी नहीं बांधना है। इट शुड नॉट बी टाइट बट फर्म इनफ टू प्रिवेंट
हार्मफुल मूवमेंट्स। ये बहुत अधिक कसी हुई नहीं होनी चाहिए, परंतु इतनी ढीली भी नहीं होनी चाहिए कि हानिकारक गतिविधियों को ना रोक सके, या जो भी हमारे नॉन बेनिफिशियल जो एक्टिविटी है उसको ना रोक पाए। While applying bandage, the body may be used as support. Improvised splint may be used. क्षतिग्रस्त अंग को पट्टी से बांधने के लिए शरीर के अन्य अंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। काम चलाऊ कपच्चियाँ प्रयोग में लाई जा सकती है। Now, for transporting the injured person to the hospital, a sitting position is desirable, but in complicated case, he or she can be transported in a lying position on a stretcher. क्षतिग्रस्त व्यक्ति को या फिर जिसको चोट लगी है या इसका फ्रैक्चर हुआ है, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक ले जाने हेतु बैठी अवस्था में ही ले जाने का उचित रहता है, परंतु अगर उसकी बहुत गंभीर परिस्थिति हो या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो तो व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लेटाकर भी ले जा सकते हैं। डॉक्टर की परमिशन के पश्चात जब सहायक पट्टियों की आवश्यकता न हो तो व्यायाम विशेषज्ञ द्वारा बताए गए दैनिक व्यायाम करने चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। नाउ द टॉपिक नंबर सी, ओवर यूज इंजरीज। These are the injuries which are caused due to the overuse or excess use of joints. These injuries develop at a slow pace and athletes are unaware about them. These injuries are described below. यहाँ पर कहना चाह रहा है आपसे कि धीरे धीरे कुछ क्षतियाँ धीरे धीरे पनपती है। यहाँ पे ओवर यूज इंजरीज का मतलब है धीरे धीरे पनपने वाली क्षतियाँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिनका खिलाड़ी अथवा एथलीट को पता भी नहीं चलता, इस प्रकार की कुछ विशेष इंजरीज भी होती हैं, और इनका जो मेन कारण है वो ओवर यूज इंजरीज है, यानी कि आवश्यकता से अधिक इंजरीज होने के बावजूद भी उस बॉडी पार्ट को काम में ले लेना, जिससे कि फिर जब उसके इफेक्ट आते हैं स्लो स्लो या धीरे धीरे तो वो एक प्लेयर को पता भी नहीं लगते हैं। तो उस टाइप की इंजरीज निम्नलिखित बिंदुओं में अंकित की गई है। तो फर्स्ट है टेनिस एल्बो, जिसे हम It is a condition in which the muscles, tendon, ligaments of the elbow become sore and tenders. कोहनी के जोड़, इस प्रकार की जो क्षति होती है में कोहनी की मांसपेशियाँ, जो हमारा हाथ है उसकी कोहनी की मांसपेशियाँ, मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स आदि में सूजन आ जाती है। सेकंड है if tissues of elbow joint come under tension and the pressure repeatedly, it may be lead to tennis elbow. यह क्षति भुजा के अगले भाग की कोहनी से जोड़ने वाले टिश्यूज़ पर बार बार अधिक प्रेशर और अधिक दबाव पड़ने के कारण, जो हमारी आर्म है उसके अगले भाग पर अकस्मात दबाव पड़ने के कारण हो सकती है। जो हमारा हाथ है उसके स्टार्टिंग पार्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से इस तरह की इंजरीज होने की पूरी संभावना होती है। नाउ द सिम्टम्स ऑफ दिस टेनिस एल्बो फ्रैक्चर या इंजरी। फर्स्ट है देयर इज स्वेलिंग इन मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट्स इन एल्बो जॉइंट्स। कोहनी के जोड़ पर पीड़ा होना या दर्द होना और उसका कोमल हो जाना, यानी वहाँ से वो पार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना। पेन एंड वीकनेस इन एल्बो जॉइंट। पेन एंड वीकनेस इन द एल्बो जॉइंट, वहाँ से कमज़ोर हो जाना, यानी कि एल्बो जॉइंट का एक तो दर्द करना और साथ ही साथ वहाँ से कमज़ोर हो जाना। पेन वाइल ट्विस्टिंग द आर्म ऑफ ट्राइंग टू कैच समथिंग। भुजा से कुछ पकड़ने या हाथ से कुछ पकड़ने या उसे घुमाने पर पीड़ा अनुभव करना या दर्द का एहसास होना। वीकनेस ऑफ ग्रिप, पकड़ बिल्कुल निर्बल हो जाना या बिल्कुल कमज़ोर हो जाना।
पेन वाइल बेंडिंग आर्म, हाथ और भुजा को मोड़ने पर बहुत ज़्यादा दर्द होना। नाउ द फर्स्ट एड एंड जनरल ट्रीटमेंट। द इंजरी डेवलप एट अ वेरी स्लो पेस, hence there is no first aid for this. But to avoid this injury, one should consult the doctor and take appropriate treatment and follow the instructions. यहाँ कह रहा है क्योंकि यह क्षति धीरे धीरे पनपती है या इस तरह की चोट जो होती है वो धीरे धीरे उभरती है, इस कारण इसमें किसी प्राथमिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती, किंतु फिर भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए या उस डॉक्टर से मिलकर परामर्श कर लेना चाहिए, एडवाइस ले लेनी चाहिए और डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग दवाएं लेनी चाहिए और उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। नाउ द केयर एंड द रिहैबिलिटेशन, देखभाल और पुनर्वास। यूज हॉट पैड्स एंड अप्लाई हॉट वाटर बैग्स टू डिक्रीज पेन, पीड़ा को कम करने के लिए सिकाई करें या इस कार्य के लिए गर्म पानी की पट्टी और सेक देने वाले पैड या लैंप का प्रयोग करें। यहाँ पीड़ा से समझ रहे होंगे, दर्द जिसे कहते हैं हम। यूज़ मसाज एंड द अल्ट्रासाउंड एंड द फिजियोथेरेपी, यदि आवश्यक हो तो फिजियोथेरेपी केंद्र से बिजली का सेक, अल्ट्रासाउंड और मालिश से उपचार करवाया जा सकता है। यूज़ सपोर्ट टू स्टॉप मूवमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट, कोहनी को हिलने डुलने से रोकने के लिए खपच्ची का प्रयोग करें। When pain is under control, light exercise can be done under the guidance of a physiotherapist. जब हमारी दर्द या जब दर्द इस स्तर तक कम हो जाए कि हम हल्के व्यायाम किया जा सके, हल्के व्यायाम कर सकें, तो हमें वापस यथास्थिति प्राप्त करने के लिए सुझाए गए व्यायाम ही करने चाहिए, वो भी किसी फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर गाइडेंस। नाउ द रनर नीज, धावक के घुटने, यानी अक्सर जो रनर्स होते हैं उनके घुटनों पर प्रेशर आता है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक वो उनके घुटनों के बारे में हम बात करेंगे। इट इज़ द कंडीशन इन विच द कार्टिलेज अंडर द नी कैप पटेला ब्रेक डाउन। तो फर्स्ट बता रहा है जोड़ों की इस प्रकार की क्षति में घुटने की टोपी में पीड़ा होने लगती है, जो हमारे घुटने के ऊपर जो कटोरी बनी हुई है उस कटोरी के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। एंड पेन इंक्रीज इन केस ऑफ रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग एंड सिटिंग। और इस प्रकार की क्षति कुछ अधिक व्यस्त एथलीटों में विकसित होती है जो घुटने की टोपी के बीच के भाग के आसपास में चलने, दौड़ने, चढ़ाई करने, बैठने, कूदने पर दर्द में धीरे धीरे बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। और इनएबिलिटी ऑफ नी टू बियर बॉडी वेट, और घुटने का शरीर का भार सहने में असमर्थ हो जाना। जब इस तरह की शिकायत रहती है तो वो हमारे बॉडी का वेट भी नहीं सहन कर पाते। नाउ केयर एंड द फर्स्ट एड। इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रॉपर रेस्ट, आराम करें और आराम करना आवश्यक माना गया है, यानी हमें प्रॉपर रेस्ट लेना अति आवश्यक है। अवॉइड द बेंडिंग ऑफ नीज एंड द क्लाइंबिंग स्टेयर्स, घुटनों के बल ना झुकें और ना सीढ़ियाँ चढ़ें। अप्लाई आइस पैक 3 और 4 टाइम्स डेली फॉर 10 मिनट्स, दिन में 3 से 4 बार 10 मिनट के लिए जो बर्फ़ की सिकाई करें। कंटिन्यू दिस मेथड 3-4 डेज, और लगातार 3-4 दिनों तक इस क्रिया को करते रहना है। आफ्टर अप्लाइंग आइस फॉर 3-4 days, अप्लाई हॉट वाटर बैग्स एंड हॉट पैड एंड नॉट हॉट हेड बैंडेज एंड द जेल। बर्फ़ से उपचार करने के पश्चात बार बार सेक दें, इसके लिए सेक देने वाले लैम्प, पैड, गर्म पट्टी अथवा किसी मरहम का प्रयोग करें। कंसल्ट ए डॉक्टर, और लास्ट दिया है किसी डॉक्टर की सलाह लें। इसके बाद आ जाएँ आप ट्रीटमेंट। एक्सरे और नी जॉइंट शुड बी डन टू चेक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट। यदि क्षति के लक्षण बने रहें तो, यानी चोट के लक्षण बने रहे तो अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें डॉक्टर के द्वारा, जिसमें एक्सरे द्वारा घुटने की टोपी या पटेला के स्थान पर खिसकने या मुड़ने आदि का पता चल सके। तो पहले हमें एक्सरे कराना है ताकि वो
प्रॉपर जो जानकारी है वो घुटने की मिल सके। OPT फॉर द नी सर्जरी इज इफ़ नीडेड। कई बार उपचार के लिए सर्जरी भी करानी पड़ सकती है, यानी ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। नाउ द फर्स्ट एड एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं 7 नंबर पे, फर्स्ट एड एंड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ फर्स्ट एड का मतलब क्या दिया हुआ है कि यहाँ हम फर्स्ट एड का मतलब समझ सकते हैं प्राथमिक उपचार से, कि प्राथमिक उपचार की क्या महत्ता होती है। तो प्राथमिक उपचार के अंदर सबसे पहले हमें द वर्ड फर्स्ट एड वाज यूज्ड बाय द सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड इन 1879 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि 1879 में जो सेंट जॉन्स थे एम्बुलेंस, उन्होंने इंग्लैंड में इस वर्ड की पहली बार खोज की, या पहली बार इस वर्ड को दुनिया में यूज़ किया गया। तो यहाँ फर्स्ट एड से मतलब गिवन टू द विक्टिम इंजर्ड टिल प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्ड। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब हम किसी भी पेशेंट को, इंजर्ड पेशेंट को जो घायल है या जिसके बॉडी पार्ट क्षतिग्रस्त है, उसको डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले जो हम प्राथमिक उपचार देते हैं या एक जो जनरल ट्रीटमेंट देते हैं, उसे फर्स्ट एड के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द इमीडिएट एंड द टेम्पररी एड गिवन टू द इंजर्ड पर्सन ड्यूरिंग एन इंजरी और सडन इलनेस। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि इट इज़ द इमीडिएट, यानी तुरंत प्रभाव से दी जाने वाली एक अस्थायी सेवा है या अस्थायी उपचार है, जो कि अचानक किसी को चोट लगने पर या अचानक किसी को बीमार होने पर दी जाती है। इट इज़ प्राइमरीली इन्वॉल्व डूइंग थिंग्स दैट प्रिवेंट फर्दर डैमेज। इसको प्राथमिक तौर पे इसलिए दिया जाता है या करा जाता है कि ताकि इसे किसी घातक आगे बढ़ने वाली और क्षति से बचा जा सके। फर्स्ट एड इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड द प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फर्स्ट एड जो है प्राथमिक उपचार, वो हमारे एक तरह से हमारे सामान्य जो जानकारी है साइंटिफिकल वैज्ञानिक तौर पर हमारे शरीर के बारे में या शरीर से संबंधित संरचना और उसके फंक्शंस के बारे में जो हमें नॉर्मल जानकारी है, उसके बेस पर हम जो छोटा मोटा जो उपचार कर देते हैं फर्स्ट टाइम पे या फर्स्ट मोमेंट पर, तो उसे फर्स्ट एड के नाम से जाना जा रहा है। इट इज़ नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर द रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट बट कैन प्रिवेंट इमरजेंसीज फ्रॉम द टर्निंग फटल। भाई किसी भी घातक या गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए या उसके लिए बचने के लिए हम एक प्राथमिक उपचार का सहारा ले सकते हैं। इट इज़ नॉट द परमानेंटली, ये कोई एक स्थायी उपचार नहीं है, लेकिन एक अस्थायी उपचार के रूप में या मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में हम इमरजेंसी से, ज़्यादा इमरजेंसी से बचा सके पेशेंट को, इसलिए उसके लिए एक प्राथमिक तैयारी मानी गई है। कॉमन सेंस एंड ए फ्यू सिंपल रूल्स दे आर की ऑफ द इफेक्टिव फर्स्ट एड। अब यहाँ कह रहा है कि कॉमन सेंस, एक सामान्य जो हमारी जानकारी है या हमारी जो संवेदना है, उसके अकॉर्डिंग कुछ सामान्य से नियमों के द्वारा हम कुछ इफ़ेक्टिव फर्स्ट एड को पेशेंट को दे सकते हैं। अब एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज़ टू बी सेव द लाइफ ऑफ ए पर्सन। एक प्राथमिक उपचार जो है वो सेव द लाइफ ऑफ ए पर्सन, एक किसी व्यक्ति की जान को बचा सकता है। With this in mind, the person who provides first aid must also communicate with the physician, avoid panic, inspires confidence, and do no more than is necessary until professional help arrives. अब यहाँ प्राय ये आपसे कहना चाह रहा है कि यहाँ उद्देश्य ये है प्राथमिक उपचार देने का कि जो
बंदा सफ़र कर रहा है या जो पेशेंट सफ़र कर रहा है उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाए, प्रोवाइड फर्स्ट एड, उसको प्राथमिक उपचार देके मेंटली इसको प्रिपेयर किया जाए। मस्ट ऑल्सो कम्युनिकेट विद द फिजिशियन, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी संपर्क साध के अवॉइड द पैनिक, और किसी भी तरह के दर्द से छुटकारा दिलाकर इंस्पायर कॉन्फिडेंस उसके अंदर जो भी पेशेंट है उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए। मतलब जब तक डॉक्टर के पास न पहुँचे उसको किसी तरह का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई चोट ना पहुँचे, उसे तैयार किया जाता है ताकि वो उस दुर्घटना से या उस इंजरी से घबराए ना। डू नो मोर देन नेसेसरी अंटिल प्रोफेशनल हेल्प अराइव्स, और जब तक उस पेशेंट को संभाला जाता है, जब तक कि आवश्यक जो व्यावसायिक मदद वहाँ ना पहुँच जाए, यानी कि जो फिजिशियन या डॉक्टर जब तक वहाँ ना पहुँच जाए, तब तक किसी पेशेंट को संभालना ही इसका मुख्य उद्देश्य माना गया। द एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड कैन बी कैरेक्टराइज इन 3 Ps एंड द 3 Ps, दीज 3 Ps आर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो फर्स्ट एड के जो जो मेन 3 मुख्य उद्देश्य माने गए हैं वो 3 P में 3 P के रूप से जाने जाते हैं। जो फर्स्ट P है वो प्रिजर्व लाइफ, सेकंड P है वो प्रिवेंट डिटेरियोरेशन, और थर्ड जो है वो प्रमोट रिकवरी। तो द foremost aim of first aid to be save lives and minimize the threat of death। अब यहाँ कह रहा है कि जो मेन जो है हमारा उद्देश्य वो है किसी की जान बचाना और मिनिमाइज द द थ्रेट ऑफ डेथ, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु से भी उसको कम से कम बाहर खींच के लाना। यानी वो जो एक बंदा जो ज़िंदगी से लड़ रहा है उसको हम एक जीवन देने का प्रयास कर सकते हैं। दिस इंक्लूड द इंश्योरिंग दैट द पर्सन इज़ ब्रीथिंग, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि एक इंश्योरिटी हो जाए कि वो पर्सन सांस ले रहा हो। इफ़ ए पर्सन इज चोकिंग द फर्स्ट एडर शुड क्लियर हिज और हर एयरवे एंड हेल्प द पर्सन इन ब्रिंगिंग हिज और हर ब्रीथ नॉर्मल। अगर उसे सांस लेने में तकलीफ़ है व्यक्ति को, तो फर्स्ट एडर जो भी फर्स्ट एड उसको दे रहा है वो एयरवे के थ्रू, यानी कि जो अक्सर ये होता है कि किसी को सांस नहीं आती है तो उसको मुख से मुंह के अंदर उसका मुंह सांस पहुंचाई जाती है, अपनी ऑक्सीजन को उसके अंदर पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और उसकी ब्रीथ को नॉर्मल करने का प्रयास किया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक द फॉर एक्सेसिव ब्लीडिंग एज वेल, और एक चीज़ और चेक की जाती है ताकि कहीं उसके किसी शरीर में कहीं अधिक से अधिक ब्लीडिंग तो नहीं हो रही हो। एंड द सेफ्टी ऑफ द रेस्क्योर ऑफ पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड शुड बी ऑल्सो बी कंसिडर्ड, और फिर उसको प्रयास किया जाता है कि उसे अधिक से अधिक इस व्यक्ति को जल्द से जल्द फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाए और उसके बाद उसको डॉक्टर तक पहुंचाया जाए। प्रिवेंट द deteriorations, the first aider should move the patient away from the cause of harm, then apply first aid techniques to the patient to prevent worsening of the condition। अभी कह रहा है जो फर्स्ट एडर जो भी प्राथमिक चिकित्सक है वो पेशेंट को जो हार्म यानी कि जो नुकसान या और क्षति की संभावना है उससे दूर रखने का प्रयास करें और अप्लाई द फर्स्ट टेक्निक टू पेशेंट प्रिवेंट वर्सिंग ऑफ द कंडीशन। उसकी जो गंभीर समस्या है या गंभीर जो स्थिति बनी पड़ी है उसको फर्स्ट एडर अपनी टेक्निक से या तकनीक से पेशेंट को समस्या को और गंभीर ना हो उससे बचाने का प्रयास करें। दिस इंक्लूड द प्रिवेंटिंग मूवमेंट ऑफ ए ब्रोकन लिम्ब, ट्रीटिंग ब्लीडिंग बिफोर इट्स गेट्स रोज। इसके अंदर वो चीज़ भी समाहित मानी गई है, प्रिवेंटिंग मूवमेंट ऑफ ब्रोकन लिम्स, जो भी लिम्स उसके बच्चे के टूट चुके हैं या पेशेंट के टूट चुके हैं उनको ट्रीटिंग ब्लीडिंग बिफोर इट्स गेट्स रोज, भाई वो समस्या और गंभीर ना हो जाए ब्लीडिंग होके या रक्त बह के या खून बह के, उससे उसको बचाने का मुख्य कार्य इसका प्राथमिक चिकित्सा का माना गया है। प्रोमोट रिकवरी, रिकवरी कैन बी प्रोमोटेड बाय द अरेंजिंग प्रॉम्प्ट इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, और रिकवरी के लिए कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके शीघ्र अतिशीघ्र हमें मेडिकल हेल्प इमरजेंसी के थ्रू उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड ट्राइंग टू स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस, और जितना जल्दी हो सके उतना उसकी रिकवरी प्रोसेस को स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अप्लाइंग आइस पैक ऑन ए बर्न रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्कैरिंग एंड द encouraging अर्ली हीलिंग।
यहाँ कह रहा है फॉर एग्जाम्पल कि अप्लाई आइस पैक ऑन बर्न। ये कह रहा है अगर कोई जलने का केस होता है तो उस जगह तुरंत से तुरंत हमें आइस पैक की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि और जो रिस्क है वो उसके बर्निंग की या उसके जो स्किन के और बर्न होने की या जो जलने की, उससे बचा जा सके। एंकरेज अर्ली हीलिंग, और वो जल्द से जल्द उस चीज़ से रिकवर हो पाए। तो टुडे आवर क्लास टॉपिक इज़ ओवर एंड चैप्टर इज़ ओवर। तो टुडे chapter 7 is completed. Now all students, you completed the question answers in your notebook. I will send you the full PDF now in your tomorrow homework. So be ready for the chapter 8 in our next class, and you regularly learn and read and listen the YouTube video also, and be seriously about your study. Goodbye. Have a nice day.